के रखना है आप लोगों को। एक नोटपैड मैं बना रही हूँ, एक शीट मैं बना रही हूँ, एक शीट आप लोगों को बनानी है। उसमें क्या करना है मैं बता रही हूँ आपको, ये लास्ट में काम आएगा। एनीवन ऑफ यू फॉलो अनुज पाचेल, समथिंग लाइक दैट हिज नेम, ऑन Yes, यूट्यूब? ma'am. एनीवन ऑफ यू फॉलोज हिम? Yes, ma'am. हरदीप इज फॉलोइंग हिम। कभी सुना है कोई वीडियो उसका? बहुत अच्छा कंटेंट, ही मेक अ वेरी गुड कंटेंट फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है ना? Yes, ma'am. थ्योरेटिकली नहीं बनाते, पढ़ाते नहीं है वो, एकेडमिक कंटेंट नहीं बनाते, बट वो जो कल मैं बात कर रही थी ना आप लोगों से, माइंडसेट एंड ऑल, वो उसका बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आई हैव सीन मैनी ऑफ हिज वीडियोस। तो एक बात उन्होंने बोली है, अगर आपने कोई उनका वीडियो देखा हो, एक बात उन्होंने बोली है कि उनके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी जिसका चीज का हाथ है ना, वो उनकी एक नोटबुक थी। एक नोटबुक जब उन्होंने नीट यूजी अटेम्प्ट किया था, अभी वो मेडिकल कॉलेज में है, आई थिंक ही इज इन 4th ईयर और 5th ईयर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। हरदीप को पता होगा, ही फॉलोज हिम। मैम लास्ट ईयर में है, ठीक है। जब उन्होंने टेस्ट दिया था नीट का, तब उन्होंने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी मिस्टेक्स लिखी थी, और एग्जाम से पहले वो उसे पढ़ के गए थे। मैं बोल रही हूँ 11th में अब तक जो कर लिया, बट नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट संभल जाना है आपको। बच्चा कितना अच्छा लगेगा ना आफ्टर सिलेक्शन। डोंट यू ऑल वांट दैट मोमेंट इन योर लाइफ? अभी फोन नहीं है तो टेस्ट नहीं दिया, रिचार्ज नहीं है टेस्ट नहीं दिया, नेट नहीं था टेस्ट नहीं दिया, या ये फलाना हो गया था तो ये हो गया। कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, कम आउट। मैं पूरी तरीके से रेडी हूं उस बच्चे के लिए जो बच्चा पढ़ने की डिजायर रखता है, टू हेल्प हिम और हर लाइक इन एनी वे पॉसिबल, रिगार्डिंग द एकेडमिक्स, रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट, रिगार्डिंग द डाउट सॉल्विंग। मैं बोल रही हूँ पर्सनल पे भी आके पूछ लो, मना नहीं करूंगी। तो आई वॉन्ट टू गिव माई 100% टू यू, क्योंकि सिर्फ सारी कहानी किसके लिए? उस दी मूवमेंट के लिए हो रही है। बात समझ रहे हो आप? Dipanshi is not here in the class. I will talk her personally. She has scored very nice. Sachin, आपका स्कोर भी अच्छा है, but not that much which I was expecting from you. You are a good student. I completely know that. And Hardeep, आपका बेटा मुझे नहीं मिला. Have you attempted the test? Yes, ma'am. Attempt किया था. Attempt आपने किया था, because I am unable to see your marks or even your name. तो मैं उसको थोड़ा चेक करूंगी, ठीक है? एंड सचिन, आप मुझे बता सकते हैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन लाइक टेलिंग इन द क्लास, देन मे बी पर्सनली, कि आपको क्या इशू फेस हो रहा है, क्यों जितना नंबर आप ला सकते हो उतना नहीं ला पाए हो? देन वेयर इज लाइबा? लाइबा इज हियर इन आवर क्लास, शी इज अ रेगुलर स्टूडेंट। यस, लाइबा, क्या इशू है रहा है बेटा? यू आर अ गुड स्टूडेंट, आई नो दैट, यू एक्टिव इन द क्लास, आई नो दैट, बट योर मार्क्स आर नॉट like managing that level. Not only in this test, maybe इससे पहले वाले भी एक दो टेस्ट में गड़बड़ हुआ है। मैं सिर्फ बायो की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास सेपरेट स्कोर आ गया है। पहले वो मैं इस वाले ट्रैप में थी कि बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से शायद थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मे बी, बट बायो में भी गड़बड़ हो रहा है। मैं टारगेट लेके चल रही हूँ मेरी क्लास के बच्चों के लिए 360 का यार। मैंने कुछ बच्चों के नाम लिए हैं, अभी सब बच्चों के नहीं लिए और ना मैं ले सकती, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम इन आवर क्लास। पर अब आप लोगों को ये आइडिया हो गया कि आई हैव द डिटेल्स ऑफ एवरी वन ऑफ यू, जो क्लास में आ रहा है उसकी भी, जो क्लास में नहीं आ रहा है उसकी भी। तो ये मत सोचना कि मुझसे तो कोई बचेगा, क्योंकि मैं कॉल तक जाऊंगी, मैं आप लोगों के घर पे फोन करूंगी। तो बेटर है कि आप लोग अपना जो, और मुझे पता लग जाता है कि किस बच्चे का मार्क्स में गड़बड़ लापरवाही की वजह से, और किस बच्चे का ठीक है जेन्युइन है। ऐसा नहीं मार्क्स में गंदा आना या मार्क्स कम होना कोई बुरी बात है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट्स नॉट अ बैड थिंग। मैं किसी को डांट भी नहीं रही हूँ इसके लिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप सीरियस होने चाहिए। आप सीरियस हो और फिर नंबर कम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एनालाइज कर लो बस क्यों कम आ रहा है, और उस चीज को लेके मेरे पास आओ कि मैम मेरे को ये दिक्कत हुई इसलिए कम आ रहा है। वो दिक्कत आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। मेरे कानों को सुनते टाइम लगे कि बच्चे की रीजन जेन्युइन है, बच्चा मेहनती है, मेरे कानों को बस इतना लग जाएगा, उसके बाद मैं आपके साथ हूँ। समझ आ रही है आप लोगों को बात? तो अभी अब ये जो वाला टेस्ट होने वाला है, ये जो अब टेस्ट होगा संडे को, हमें इम्प्रूव करना है। सर्कुलेशन, फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का टेस्ट है, मैं आज ही बता दे रही हूँ। फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आ रहा है बायो में, चालू कर दो पढ़ना। मैंने कल ही टीपीपी सेंड कर दिया था, किया था कि नहीं किया था?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखा था। बिल्कुल मैंने उसे शौकिया तौर पे नहीं किया कि मेरे को तो मजा आया था, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप पे कुछ स्क्रॉल वगैरह कर लूं, कोई मैसेज था नहीं तो मैंने सोचा चलो बच्चों को डीपीपी भेज देते हैं। ऐसा कोई मेरा रीजन नहीं था उस डीपीपी को भेजने का। रीजन यही था कि मुझे पता है फ्लूइड्स का टेस्ट है, सर्कुलेशन वाला टेस्ट है, तो बच्चे थोड़ा पढ़े, थोड़ा सॉल्व करें, पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए ताकि एंड टाइम पे उन पे प्रेशर ना आए, सैटरडे को ऐसा ना हो कि ओहो संडे को टेस्ट है। फिर आप लोग बोलते हो मेरा रिवीजन नहीं हुआ मैडम, मैं पढ़ नहीं पाया या पढ़ नहीं पाई मैडम। अरे बच्चा सैटरडे को शुरू करोगे तो कहां से पढ़ पाओगे? संडे को टेस्ट है तो स्टार्ट ऑन थर्सडे। अरे मैम कैसी बातें कर रहे हो, थर्सडे को कैसे पढ़ना शुरू कर दें? क्लास भी होती है, स्कूल भी होता है, ट्यूशन भी होता है, तो सपना भी तो तुमने देखा है, मैंने देखा है सपना, सपना तुमने देखा है ना, मेडिकल तुमने चुना है, ड्रीम तुमने देखा है, घर वालों को जवाब तुमको देना है, तो हैंडल करना है ना। जब टेस्ट है तो थर्सडे से लोड बढ़ गया, बस थर्सडे से ही बढ़ गया लोड। अब थर्सडे वाले दिन से काम शुरू हो गया क्योंकि अब टेस्ट की भी तैयारी साथ में करनी है, क्लास भी रेगुलर लेनी है और घर पे जो क्लास में पढ़ा है वो भी पढ़ना है, तो तुम्हारा काम एक्स्ट्रा एक हो गया थर्सडे से। सैटरडे को नहीं करनी होती तैयारी, सिर्फ सैटरडे को तो रिवीजन वाली क्लास में आके एक शॉर्ट रिवीजन लेना होता है कि मैं बोल रही हूँ उससे पहले ही तुम्हारे दिमाग में आंसर बन के तैयार है। बात समझ आ रही है? और जो बातें तुम्हें Yes, लगता है कि ma'am. तुम भूल जाते हो उन्हें क्लास में लिख लिया करो। हाँ जी बोलो भावना। भावना का स्कोर भी बहुत मैम अच्छा मुझे है। ना अपने पर्सनल नंबर जानने हैं हर एक सब्जेक्ट के फिजिक्स। अच्छा आपको अपने पर्सनल नंबर जानने, मैं आपको है ना एक मेरे को आप हाई कर देना और अपना नाम लिख देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। चलो मैम ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम टेस्ट दे तभी हमें हर सब्जेक्ट का जब टेस्ट दें तभी? नहीं ऐसा नहीं होता, टेस्ट देते टाइम हर सब्जेक्ट का सेपरेट नहीं पता चलता बेटा, ठीक है? सेपरेट नंबर? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? मैम एक्सक्रीशन का पूरा वो देख लिया था हमने, एनाटॉमी। मैम ऑस्मो रेगुलेशन करना था। हाँ क्या करना था? मैम ऑस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन, ठीक 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 ठीक, ओस्मो रेगुलेशन राइट। हाँ हमने किडनी का देखा था, खाली उसका स्ट्रक्चर देखा था। ग्लोमेरुलस के बारे में हम पढ़ चुके ना? नो मैम। अच्छा ठीक है, आप लोगों की क्लास में नहीं, ओके फाइन, दूसरे वाले बैच में था आप लोगों के। मैंने मैम पढ़ा था। नहीं मे बी आपकी क्लास में नहीं हो, आप लोगों का कल क्लास लगा है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ आप लोगों को मैंने सिर्फ अभी बताया मोनोटैलिक क्या है, यूरियोटैलिक क्या है और यूरिकोटैलिक क्या है, राइट? यस मैम। यस मैम। हाँ उसके आगे से हमें पढ़ना है सारा। थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हम, आज थोड़ा सा रैप अप करेंगे, ठीक है? 5-10 मिनट के लिए रोको तो रुक जाना, दूसरे वाले बैच का थोड़ा सा आगे चला गया सिलेबस। चलो ओके, पोजीशन वी हैव डिस्कस्ड किडनी का। यस मैम ये भी कर लिया। डिस्कस, हमें हिस्टोलॉजी से स्टार्ट करना है बेसिकली, ठीक है? किडनी का हिस्टोलॉजी, जस्ट अ सेकंड। हिस्टोलॉजी आर यू श्योर कि आप लोगों के बैच में नहीं हुआ है? मैम ये भी करा दिया आपने, रेनल वीन तक करा दिया। हाँ मैंने ये करा दिया, मुझे भी ऐसा याद आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। नहीं हो चुके। क्यूरेटर तक आ गया था, क्यूरेटर तक कर लिया हमने। हाँ ठीक है, तो फिर हमें आज नेफ्रॉन के पार्ट्स डिटेल में डिस्कस करने हैं, राइट? यस मैम। नेफ्रॉन के पार्ट्स डिटेल में डिस्कस करने, जस्ट अ सेकंड एक बार देख लेती हूँ। ओके फाइन, ठीक है। ओके सो किडनी में हमने कहाँ तक पढ़ा है? किडनी में हमने ये देखा है कि किडनी के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ नेफ्रॉन्स। लॉट ऑफ भी कितने लॉट ऑफ? बोले तो मिलियंस में, बोले तो मिलियंस में। एक किडनी के अंदर मिलियंस में नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ये मैंने किडनी में मेडुला और कॉर्टेक्स बनाने की कोशिश की है। अब किडनी में मेडुला और कॉर्टेक्स इन दोनों हिस्सों में नेफ्रॉन्स फैले हुए हैं। यहाँ पे नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है वो किस तरीके से बेटा कि नेफ्रॉन का कुछ पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स में है और नेफ्रॉन का कुछ पार्ट जो है वो कहाँ है? मेडुला में है। इस तरीके से नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में है और कुछ पार्ट जो है वो कहाँ पे है? कुछ पार्ट है मेडुला में।
ठीक है, तो यहाँ पे जो एक नेफ्रॉन का रफ सा डायग्राम मैंने बनाया है जस्ट टू शो यू कि कौन सा पार्ट जो है वो मेडुला में है, कौन सा पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स में है। तो यहाँ पे इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट मेडुला में है और ये ऊपर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये कॉर्टेक्स में है। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन का हाफ पार्ट मेडुला में, हाफ कॉर्टेक्स में है। अब कौन सा पार्ट मेडुला में, कौन सा कॉर्टेक्स में है, ठीक है, लीव कर दीजिए, वो हम जानते हैं। सो लेट्स कम हियर, यहाँ पे आ जाओ आप। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, मतलब किडनी में नेफ्रॉन जो है वो भारी तादाद में प्रेजेंट है। नेफ्रॉन जो है उसको पढ़ेंगे आज हम डिटेल में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन में कितने पार्ट्स हैं। तो नेफ्रॉन के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट का क्या नाम है? पहले पार्ट का नाम है प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन। दूसरे पार्ट का नाम है लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले। यहाँ पे कुछ समझने का नहीं है, याद करने का है। और तीसरे पार्ट का नाम है डिस्टल नेफ्रॉन, डिस्टल नेफ्रॉन। प्रॉक्सिमल माने पास, डिस्टल माने दूर। तो जो नेफ्रॉन के बिगिनिंग में है, नेफ्रॉन के स्टार्टिंग में जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन के एंडिंग में जो पार्ट है उसको बोलते हैं डिस्टल नेफ्रॉन। ठीक है यहाँ तक? अब प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट। पहला है ग्लोमेरुलस, दूसरा बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, और तीसरा क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। कॉन्व्यूलेटेड मतलब क्या होता है? कॉन्व्यूलेटेड मतलब क्या होता है? फोल्डेड, फोल्डेड है। ट्यूब जो है वो सीधी नहीं है, फोल्डेड है, ऐसे फोल्डेड है, ठीक है ना, सीधी नहीं है, फोल्डेड है। ठीक है, दिस इज मीन्स ऑफ कॉन्व्यूलेटेड। ठीक है, डिस्टल नेफ्रॉन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिस्टल नेफ्रॉन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स? DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्लस कलेक्टिंग डक्ट। तो ये तो अभी हमने क्या देखा? सिर्फ हमने नेमिंग्स देखी, नेफ्रॉन के पार्ट का नामकरण किया है हमने। अब इस नामकरण को हम फिगर में समझते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम नेफ्रॉन बना के देखते हैं, एक रफ सा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में सबसे पहला पार्ट क्या बोला? सबसे पहले पार्ट को प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में हमने कहा कि वी हैव 3 पार्ट्स, ऐसा ही बोला हमने। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में 3 पार्ट्स हैं। ये क्या बना रहे हैं हम? ये सेकंड वाला पार्ट बना रही हूं मैं, लूप ऑफ हैनले। और लूप ऑफ हैनले के बाद वी हैव डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद वी हैव कलेक्टिंग डक्ट, वी हैव कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे नेमिंग करते हैं इसकी। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो कप जैसा आपको दिख रहा है इसको बोल रहे हैं बोमन कैप्सूल। उसके बाद ये वाला जो फोल्डेड पार्ट है ये है PCT। ये जो फोल्डेड पार्ट है ये है PCT। और हमें पता है इन तीनों को मिला के क्या बोला? इन तीनों को ही मिला के क्या बोला हमने? प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको एनलार्ज्ड पार्ट दिख रहा है ये, दिस इज लूप ऑफ हैनले। ये दोनों ही लूप ऑफ हैनले है, लेकिन एक लूप ऑफ हैनले नीचे की तरफ जा रही है और एक लूप ऑफ हैनले ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। डिसेंडिंग मतलब जो नीचे की तरफ जाए, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। और ये क्या है? मैम लिम्ब का मीनिंग क्या है? लिम्ब का मतलब क्या होता है? आपकी हाथ पैर ये लिम्ब्स होते हैं ना, ठीक है। तो लिम्ब कुछ नहीं है, ट्यूब के लिए यहाँ पे यूज किया है, उसका डिसेंडिंग हिस्सा। ठीक है ना, लिम्ब इज नॉट सम यहाँ पे
किडनी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये जनरल जो लिम्ब होता है वैसा ही लिम्ब वर्ड यूज किया है। मतलब इसकी वो वाली बाजू, लूप ऑफ हैंडले की वो वाली बाजू जो नीचे आ रही है, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब। लूप ऑफ हैंडले की वो वाली बाजू जो ऊपर जा रही है, दैट इज असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अब समझ आ गया बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, Okay, एंड द ma'am. थर्ड पार्ट वाज डीसीटी। ये डीसीटी है, और ये जो आपको लंबा सारा दिख रहा है लास्ट में, ये वाला जो पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट, यहाँ से लेके Collecting the ये पूरा पार्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट मिला के क्या बना रहे हैं, डिस्टल नेफ्रॉन। ये दोनों मिला के क्या distal बना रहे हैं, nephron. डिस्टल नेफ्रॉन। डिस्टल नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन की नेमिंग है। आप लोगों का एक होमवर्क रहेगा, आप लोगों को नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है और उसकी नेमिंग को लिखना है। एक बार आप अपने हाथ से ड्रॉ कर लेते हो ना जब, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आपको सहूलियत रहती है और नाम भी जल्दी याद हो जाते हैं। तो एक बार आप सब ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी किसने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, दिस वाज नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के एक एक पार्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेफ्रॉन के एक एक पार्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्लोमेरुलस को। आप पहले ना इधर आ जाओ, आप एक खाली पेज ले लेते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप जो मैं बोल रही हूँ एक बार उसको समझ लो। देखो, पहला पार्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन। बहुत ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें मैं स्टार मार्क करूंगी और आप साथ साथ लिख लेना। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन का पहला पार्ट 1 का ए, दैट इज ग्लोमेरुलस। क्या है ग्लोमेरुलस, क्या होता है ग्लोमेरुलस? कुछ नहीं है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, और कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को ही अपन ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। कोई अलग से कोई ऑर्गन नहीं है, ये कोई अलग से कोई ऑर्गनली नहीं है, कोई अलग से कोई टिश्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, अब होता क्या है, ये आपका कप के जैसा जो एक स्ट्रक्चर है, इसको बोला बोमन कैप्सूल। कप के जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोला, इसको बोला बोमन कैप्सूल। इस कप जैसे स्ट्रक्चर को बोमन कैप्सूल बोला। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। इस कप जैसे स्ट्रक्चर को बोमन कैप्सूल बोला। अब यहाँ पे क्या है, मैंने कल आपको बताया था, रीनल आर्टरी जो है वो किडनी के अंदर ब्लड को लेके आ रही है। रीनल आर्टरी की ही एक आर्म, जिसको अपन बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं, एफेरेंट, एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल वो ब्लड वेसल है, वो नलकी है, वो पाइप है जिसके अंदर ब्लड ट्रेवल करके फाइनली यहाँ पे आएगा। और यहाँ क्या है, यहाँ पे है हमारे पास नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसको ग्लोमेरुलस बोले। तो ग्लोमेरुलस को ब्लड दिया किसने, एफेरेंट आर्टरियोल ने ब्लड दिया। और ब्लड देने के बाद यहाँ पे फिर ब्लड, एक ब्लड वेसल एग्जिट के लिए निकलेगी, बाहर निकल जाएगी। जो ब्लड वेसल एग्जिट कर रही है, ये वाली जो ब्लड वेसल एग्जिट कर रही है, इसको क्या बोला, इस एग्जिट करने वाली ब्लड वेसल को बोला इफेरेंट आर्टरियोल। इसको बोला इफेरेंट आर्टरियोल। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट शुरू होने वाले हैं। इफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट बोले तो ई, बोले तो एग्जिट। तो जो ब्लड वेसल बाहर निकल रही है किडनी से, वो इफेरेंट आर्टरियोल, जो अंदर आ रही है वो एफेरेंट आर्टरियोल। तो एफेरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर आएगी, ग्लोमेरुलस में ब्लड गया। ठीक है, ग्लोमेरुलस इज लाइक छलनी, जो चाय की छलनी है ना आपकी, जो आपकी चाय की छलनी है, डेट इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस। और छलनी के नीचे क्या लगा हुआ है, कप लगा हुआ है। उस कप का नाम क्या है, उस कप का नाम है बोमन्स कैप्सूल। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है और हम चाय पत्ती के उदाहरण से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। छलनी आपकी ग्लोमेरुलस है, कप आपका बोमन कैप्सूल है, एफेरेंट आर्टरियोल चाय यानी कि ब्लड ला रही है। ठीक है, ब्लड इज चाय, चाय इज ब्लड। ठीक है, अब ब्लड आया, यानी कि चाय जब आती है तो चाय जो छलनी है, छलनी में चाय छानते हैं और फिर कप में चाय जाती है। तो इफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस नाम की छलनी में ब्लड छना, और छन के जो ब्लड
छनने के बाद जो ब्लड यहाँ पहुंचा, यहाँ इस बोमन कैप्सूल में पहुंचा, ये ब्लड कैसा था? ये ब्लड जो था, ये ब्लड बेसिकली, इस ब्लड को बोला प्लाज्मा लेस फिल्ट्रेट। मतलब कि यहाँ पे इस ब्लड में, हाँ बिल्कुल बता रही हूं मैं जिया, इफेरेंट आर्टरियोल पे मैं आ रही हूँ, मेरी बात समझो पहले। एफेरेंट आर्टरियल ब्लड लाया, वो ब्लड ग्लोमेरुलस में से छन के बोमन कैप्सूल में चला गया, उसको बोल रहे हैं हम फिल्ट्रेट, या फिर आप प्लाज्मा लेस भी हटा दो, आप इसको सिंपल फिल्ट्रेट बोलो, ठीक है ना। इसको डिटेल में जब समझेंगे तब बताऊंगी मैं। यहाँ पे जो छन के आई वो हमारी चाय, चाय यानी कि बोले तो फिल्ट्रेट, तो चाय हमारी क्या है? चाय हमारी फिल्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इफेरेंट आर्टरियोल है, जो ब्लड आया वो ब्लड छन गया, उसके बाद ब्लड वापस जा रहा है इफेरेंट आर्टरियोल से। इफेरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड कैसा है? वो ब्लड खाली हाथ है, क्योंकि उस ब्लड, जो ब्लड आया था वो ब्लड छन गया, उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो छन के बोमन कैप्सूल में चला गया, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमाइनो एसिड, जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि सोल्ट, और जैसे कि मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे बोमन कैप्सूल में जाना चाहिए था, क्योंकि किडनी उसको एलिमिनेट करेगी। तो जब छलनी चाय को छानती है तो वो डिफरेंशिएट नहीं करती कि मैं नमक छानूं कि चीनी छानूं कि दूध छानूं कि पानी छानूं, वो कंप्लीट जो भी चीजें छोटी छोटी हैं उन सबको छान देती है। सिर्फ चाय पत्ती, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, वो छलनी के ऊपर रह जाती है, बाकी डिफरेंशिएट नहीं करती छलनी, सबको छान देती है। ऐसे ही ग्लोमेरुलस डिफरेंशिएट नहीं करता, जो भी ब्लड एफेरेंट आर्टरियोल में आ रहा है उसको वो छान देता है, जो जो उसमें से छन सकता है। ग्लूकोज छन जाता है, अमीनो एसिड्स भी छन जाते हैं, मिनरल्स भी छन जाते हैं, सोल्ट छन जाते हैं, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया, बहुत चीजें छन जाती हैं, बहुत चीजें छन के बोमन कैप्सूल में आ जाती है। तो जो ब्लड इफेरेंट आर्टरियोल से वापस जा रहा है वो ब्लड कैसा है? वो ब्लड अधूरा है, क्योंकि उसका बहुत सारा माल चला गया कहाँ पे? बोमन कैप्सूल में। यहां तक बात समझ आती है? यस मैम। यहां तक बात समझ में आती है? यस अब मैम। यहाँ तक अगर बात समझ में आती है तो एक पॉइंट यहाँ लिखो, एक पॉइंट यहाँ पे लिखो कि जो डायामीटर है, जो डायामीटर है किसका? एफेरेंट आर्टरियोल का। अच्छा एक बात है, अगर समझ में नहीं आता तो ना बोल देना, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश किए बिना अगर तुम ना बोल दो कि तुमने कोशिश की नहीं समझने की और कह दो मैडम समझ नहीं आया दोबारा बता दो, तो फिर मैम के दिल को दर्द होगा, ठीक है। समझने की कोशिश तुमने की है, फिर कोई बात समझ नहीं आती तो पूछनी है। तुम्हें समझ आना चाहिए, तुम्हारा काम होना चाहिए, तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा निकाल के आए हो तो वो वसूल होना चाहिए उस 1 घंटे, ठीक है। डायमीटर एफेरेंट आर्टरियोल का ज्यादा है इफेरेंट आर्टरियोल से, मतलब कि एफेरेंट आर्टरियोल चौड़ा है, इफेरेंट आर्टरियोल भीड़ा है, नैरो है। बेटा ये जो डायमीटर का डिफरेंस है ना, ये जो डायमीटर का डिफरेंस है, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स अ प्रेशर which help in filtration, ये जो डायमीटर तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रेशर और एरिया आर रिलेटेड टू ईच अदर। हायर द वाइडर द एरिया, लोअर विल बी द प्रेशर, एंड लोअर द एरिया, हायर विल बी द प्रेशर। ऐसा कुछ पढ़ा है फिजिक्स में? यस तो मैम। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। इन दोनों के एरिया में डिफरेंस है, एफेरेंट आर्टरियोल और इफेरेंट आर्टरियोल। एरिया में डिफरेंस होने के कारण एक प्रेशर डिफरेंस बनता है, और उसी प्रेशर डिफरेंस के कारण ब्लड जो है वो आसानी से छन पा रहा है ग्लोमेरुलस में से। ब्लड छन के कहां चला जाता है? बोमन कैप्सूल में चला जाता है। यहां तक बात समझ आई? हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने 2 पार्ट डिस्कस किए, 1A और 1B। 1B क्या था? बोमन कैप्सूल। अभी करेंगे बोमन कैप्सूल को थोड़ा और डिस्कस, पहले ग्लोमेरुलस में 1-2 बातें रह गई वो कर लेते हैं, ठीक है। डायमीटर डिफरेंस से फिल्ट्रेशन में मदद की। ग्लोमेरुलस में एक पॉइंट और लिखेंगे, ग्लोमेरुलस की जो लेयर है, यानी कि ब्लड कैपिलरी की लेयर है, आउटर जो लेयर है वो एंडोथीलियम है, हम सबको पता है। ब्लड कैपिलरी में जो आउटर एपिडर्मिस होती है उसे एंडोथीलियम बोलते हैं। एंडोथीलियम ग्लोमेरुलस में लेयर है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में किसने मदद करी? जो डायमीटर डिफरेंस था उसने मदद करी। छन के ब्लड कहाँ आ गया? ब्लड छन के आ गया बोमन कैप्सूल में। सेकेंड पार्ट इज बोमन कैप्सूल।
ब्लड कहाँ छन के आ गया? ब्लड छन के आ गया बोमन कैप्सूल। अब बोमन कैप्सूल क्या है? बोमन कैप्सूल यहाँ पे देखो, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसमें एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे बोमन कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस की तरफ जो हिस्सा है बोमन कैप्सूल का, जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है जो ग्लोमेरुलस की तरफ है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं विसरल लेयर। ग्लोमेरुलस के दो पार्ट हैं, एक है विसरल लेयर, विसरल इनर लेयर जो कि टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस है, टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस, और एक है आउटर लेयर जो कि अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस है, अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस। अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस कौन सा वाला लेयर? अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस जो मैं अभी रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये वाला, ये मैम इसको पैराइटल लेयर भी बोल सकते हैं? हाँ, पैराइटल लेयर बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं पैराइटल लेयर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इनको विसरल पैराइटल इन पे एम्फसाइज क्यों नहीं किया, विसरल पैराइटल इनको बोलना जरूरी क्यों नहीं समझा? क्योंकि आप इनको किस नाम से जानते हो? जो इनर लेयर है ना, ये जो विसरल इनर लेयर है, ये विसरल इनर लेयर बना हुआ है किसका? ये विसरल इनर लेयर बना हुआ है किसका? कोई बताएगा? स्क्वेमस एपिथेलियम का। और जो आउटर पैराइटल लेयर है बोमन कैप्सूल का, वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है पोडोसाइट्स नामक सेल का। पोडोसाइट्स क्या है बेटा? आपने जो टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था, तो टिश्यू वाले चैप्टर में आपने एक बात पढ़ी होगी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे, नहीं जी, मैं पूछ रही हूँ एपिथेलियम के नीचे जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स आर रेस्टेड ऑन अ मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। कोई किसी को भी याद नहीं है? अब याद आया? बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन याद आया? बेसमेंट मेम्ब्रेन, अंजी शिवानी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम के नीचे जो पोडोसाइट्स हैं, ये किसका काम कर रही हैं? ये काम कर रही हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का, बेसमेंट मेम्ब्रेन का। तो जो ब्लड आपका छन रहा है, एफेरेंट आर्टरियोल में से जो ब्लड आ रहा है, और वो ब्लड जो छन के किडनी में जा रहा है, वो वहां पे जो ये छनन वाला काम हो रहा है, जो फिल्ट्रेशन वाला काम हो रहा है, फिल्ट्रेशन वाला काम हो रहा है, जो फिल्ट्रेशन वाला काम हो रहा है वाया फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन वाला जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या क्या इंक्लूड है? इस पॉइंट पे स्टार मार्क कर लो, एनसीईआरटी में लाइन दिख रही है तो वहां पे अंडरलाइन कर लो, वरना अपने नोट्स में लिख लो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? पहला, filtration membrane consists of endothelium of glomerulus plus squamous epithelium of Bowman capsule plus podocytes of Bowman's capsule। यहां तक बात समझ में आती है? हम विसरल और फिल्ट्रेशन क्या होता है? हम फिल्ट्रेशन वाला आप बारह बता दो। फिल्टरेशन मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि वो पार्ट्स जिनके थ्रू फिल्टरेशन हुआ, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये आपका कप है जिसको आपने बोमन कैप्सूल बोला, ये कप है भाई आपका, यहाँ आपकी छलनी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ से ब्लड आ रहा है, और ब्लड जो है वो छन के कहाँ जा रहा है? फाइनली कप में जा रहा है। तो देखो ब्लड यहाँ से आया, पहले ब्लड इसको पार करेगा, फिर ब्लड इधर पार करेगा, फिर ब्लड इधर पार करेगा, और तब कहीं जाके ब्लड यहाँ आएगा। तो ब्लड ने तीन चीजें पार करी, चीज नंबर 1, चीज नंबर 2 और चीज नंबर 3।
ये चीज नंबर 1 है जो ब्लड ने पार करी, ये चीज नंबर 2 है जो ब्लड ने पार करी, और ये चीज नंबर 3 है जो ब्लड ने पार करी। और उसके बाद ब्लड कहाँ आया? उसके बाद ब्लड आया बोमन कैप्सूल में। बात समझ में आई? तो इन तीनों को 1 2 3 को ऐड कर दिया मैंने, 1 2 3 को, तो क्या बनी? फिल्टरेशन मेम्ब्रेन बनी। फिल्टरेशन मेम्ब्रेन बनी। बताओ, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। विसरल और पैराइटल बढ़िया, बता यहाँ दो। तक। विसरल जो टुवर्ड्स द सॉफ्ट पार्ट हो, टुवर्ड्स द ऑर्गन हो, वो विसरल, और जो आउटसाइड हो वो पैराइटल। जैसे कि अगर आप स्टमक की बात करोगे तो स्टमक है, स्टमक का जो अंदर वाला पार्ट है उसे विसरल बोलोगे, बाहर वाला पार्ट है उसे पैराइटल बोलोगे। किसी भी ऑर्गन की आप बात कर लो, ठीक है ना? जो टुवर्ड्स द सॉफ्ट, जो सॉफ्ट ऑर्गन की तरफ जो पार्ट है वो विसरल हो जाता है। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल की बात करोगे तो एलिमेंट्री कैनाल में वो वाला हिस्सा जो ऑर्गन्स की तरफ है, जिस तरफ ऑर्गन्स लगी हुई है, वो एलिमेंट्री कैनाल का विसरल लेयर, और जिस आउटर जो लेयर हो गया वो पैराइटल हो गया। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस की तरफ है, वो ग्लोमेरुलस एक टिश्यू ही है ना बेसिकली, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क ही तो है, टिश्यू ही तो है ब्लड कैपिलरी की। कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू है। एंडोथेलियम बोल रहे हैं उसे, एंडोथेलियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एंडोडर्मिस से बना है, ठीक है? तो टिश्यू की तरफ है वो, तो वो विसरल लेयर हो गई, और उसके बाहर वाली पैराइटल। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है। Yes, तो yes, तुम्हारे पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से रिलेटेड, तो बच्चे लोग गलत तो नहीं करके आओगे ना? कहीं मैडम को तो यहाँ यस यस तुम भर देते हो, फिर एग्जाम में पता नहीं तुम्हारे क्या हो जाता है, कहाँ चल जाता है तुम्हारा दिमाग। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। आगे चले, नेक्स्ट पार्ट पे चले। नेक्स्ट पार्ट क्या था नेफ्रॉन का? कौन बताएगा मुझे? नेक्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का क्या था आफ्टर ग्लोमेरुलस? मैम लूप ऑफ हिंडन। मैम लूप ऑफ हिंडन। Henle's loop. मैम PCT है, proximal प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बिल्कुल सही, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज होती है। तो अभी तक हमें इतना समझ में आया, अभी तक हमारी बुद्धि में क्या समझा? अभी तक हमारी बुद्धि ने ये समझा कि भाई ब्लड आ रहा है किडनी में, और वो ब्लड दूषित है। दूषित है बोले तो उसमें वेस्ट है, किडनी का काम है वेस्ट को बॉडी से निकालना। तो अभी वो ब्लड, अभी जो वो वेस्ट है वो ब्लड में ही है, वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ब्लड में ही है। जब वो ग्लोमेरुलस में आता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को पार करता है, तो वो बोमन कैप्सूल में आ गया। अब बोमन कैप्सूल के अंदर इस कटोरे में क्या क्या भरा हुआ है? इस कटोरे में यूरिया है, इस कटोरे में वाटर भी है, इस कटोरे में ग्लूकोज है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, बहुत सारे आयन्स हैं। ठीक है, इसमें अमोनियम, वो अमाइनो एसिड्स भी हैं, इसमें बहुत सारी चीजें इस ब्लड में छन के बाहर आ गई हैं, इस कटोरे में आ गई हैं। ठीक है, अब इस कटोरे से ये चीजें कहाँ जाएंगी? इस कटोरे से ये चीजें कहाँ जाएंगी? ये कटोरा कहाँ पे खुल रहा है? इसकी ओपनिंग कहाँ है? इस कटोरे की ओपनिंग पीसीटी में। ये देखो, यहाँ से पीसीटी शुरू हो जा रही थी ना हमारी, तो ये सारी कटोरे में जो चीजें आ गई हैं ये कहाँ चली जाएंगी? पीसीटी में। यहीं से तुम्हें एक नहीं, यहाँ से तुम्हें दो बात समझ आती है। कुछ शुरू करने से पहले ही तुम्हारे दिमाग ने, अगर थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग चैप्टर में घुस रहा होगा, तो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें एक हिंट दे दिया होगा कि भाई कहीं ना कहीं ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल। अच्छा, एक और बात तुम्हें नहीं बताई मैंने, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को बेटा मिला के अपन माल्फिजियन कॉर्पस्कल भी बोलते हैं, माल्फिजियन कॉर्पस्कल। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग ने एक बात कह रहा होगा कि भाई ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल का रोल फिल्टरेशन में है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में दूसरी बात ये भी कह दी होगी कि भाई इससे इतना समझ आता है कि पीसीटी का रोल फिल्टरेशन में नहीं होगा, और है भी नहीं। फिल्ट्रेशन का काम हो चुका, अब काम किसका होना है? अब काम तो साडा हक एथे रखिए वाला काम होना है। अब ब्लड कहेगा कि मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वेस्ट देने के चक्कर में मैं अपनी बहुत सारी कीमती चीज भी किडनी को दे आया, मुझे वो सारी चीजें वापस चाहिए। तो वो वापस देने का काम कहां से शुरू होता है? पीसीटी से शुरू होता है, और उसी काम को अपन बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। SORB PTION, सही लिखा है? रीएब्जॉर्प्शन, Yes, ma'am. वापसी का काम शुरू हो गया। अब रीएब्जॉर्प्शन किसका करना है? रीएब्जॉर्प्शन करना है सारी काम की वस्तुओं का।
सारे काम की वस्तुएं जो चली गई किडनी के अंदर उन सबका क्या करना है, रीएब्जॉर्प्शन। तो पीसीटी से क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन। और साथ ही साथ देखना आप किडनी, ये जो किडनी की ये जो ऑर्गन्स आप समझते, सॉरी नेफ्रॉन के जो पार्ट्स आप समझते जा रहे हो ना, पीसीटी, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, फिर डीसीटी समझोगे, लूप ऑफ हैंडले समझोगे, साथ ही साथ आपको पता नहीं लगेगा कब कहां कैसे आप यूरिन फॉर्मेशन भी समझ लोगे। जब मैं नेफ्रॉन के एंड पे पहुंचूंगी ना, कलेक्टिंग डक्ट पे, तब आपसे पूछूंगी बताओ यूरिन बन गया क्या, और आप कहोगे हाँ मैडम दिख रहा है बन गया। आपको एकदम यूरिन फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा एक एक पार्ट समझने के साथ साथ। बस आप फंक्शन ध्यान से समझते चलना, यहीं पे यूरिन फॉर्मेशन अपना कवर हो जाएगा। तो फिल्टरेशन हो गया, अब आ गया फिल्ट्रेट। अब हमारा फिल्ट्रेट बोलूंगी मैं बार बार उस वर्ड को फिल्ट्रेट यूज करूंगी। फिल्ट्रेट कहाँ आ गया हमारा, पीसीटी में आ गया। पीसीटी में क्या शुरू हो जाएगा, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। और रीअब्जॉर्प्शन के लिए इसको कर लेते हैं छोटा, क्योंकि अपने को साइड में बहुत कुछ मटेरियल लिखना है। आप अंडरलाइन करेंगे अपनी एनसीईआरटी में, सवाल नंबर 1 जो पीसीटी से बनता है, पीसीटी में कौन सा टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर्ड, एपिथेलियम। अंडरलाइन कर लो चाहे लिख लो। क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर्ड, एपिथेलियम क्यों है पीसीटी में, क्यों ब्रश बॉर्डर्ड है, ब्रश की जैसा एरिया बड़े और ऑप्शन ज्यादा हो। वेरी नाइस, ताकि सरफेस एरिया बढ़े और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो। श्रद्धा है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पीसीटी में कैसी एपिथेलियम है, क्वेश्चन जो पहला बनेगा आपसे नीट के अंदर एपिथेलियम से बनेगा। दूसरा सवाल जो पीसीटी से बन सकता है, दूसरा सवाल जो पीसीटी से बन सकता है वो क्या है, दूसरा सवाल क्या है कि यहां पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये रीअब्जॉर्प्शन की स्पेलिंग गलत हो गई ना हमारी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन समझ जाओ आप लोग। ठीक है, लिख देते हैं चलो। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से हमारा क्या मतलब है कि यहाँ पे वो चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी जो ब्लड के काम की हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ठीक है, बाकी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो छन के ब्लड से किडनी में आ गए एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन वाटर का ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन यहां नहीं होता। तीसरा कि वाटर का अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप पीसीटी पे कभी टिक मत करना। लूप ऑफ हैंडले में वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी में भी वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं बोलते अपन, मैं रीजन बताऊंगी जब डीसीटी पे आएंगे तब बताऊंगी, जब लूप ऑफ हैंडले पे आऊंगी तब बताऊंगी, पर अभी पीसीटी पे है तो इतना जानो कि पीसीटी में वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। और हो भी कैसे सकता है भाई, हो भी कैसे सकता है, इतनी सी तो पीसीटी है, यहां से शुरू होती है और ऐसे करके यहाँ खत्म हो जाती है और उसके बाद तो लूप ऑफ हैंडले शुरू हो जाता है। इतनी सी पीसीटी है, जबकि लूप ऑफ हैंडले कितना लंबा है देखो आप, अगर आप फिगर देखोगे तो पीसीटी और लूप ऑफ हैंडले का अगर आप फिगर देखोगे, ये वाला फिगर दिख रहा है आपको, तो देखो इसमें पीसीटी कितनी सी है, यहां से शुरू हुई और ये घूमी और ये यहां तक पीसीटी खत्म, ये इतनी सी पीसीटी है। और यहां से लूप ऑफ हैंडले शुरू हो जाता है, ये लूप ऑफ हैंडले देखो कितना लंबा है लूप ऑफ हैंडले, दिस होल इज लूप ऑफ हैंडले। ठीक है ना, तो पीसीटी के अंदर वाटर हो रहा है रीअब्जॉर्ब, पर सम अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, बाकी क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ग्लूकोज और जो मैंने आपको बताया आयन, अमीनो एसिड्स, ये सब। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये आपको पॉइंट्स अपने अंडरलाइन करते चलने, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। पीसीटी में तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो क्या है, पीसीटी के अंदर एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरीके का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन से सवाल बनता है। एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके का रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है मैं अभी बताऊंगी, पर एक बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ अगर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, अच्छा ये तो सबको पता है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यस मैम। यस मैम।
एक्टिव जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जहाँ एनर्जी का यूज नहीं होता है ना, तो वही वाला एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ये। अब अगर यहाँ एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो तुम समझ पा रहे हो कि पीसीटी के अंदर वी हैव लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी स्टोर होती है। और अगर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, एनर्जी लग रही है, तो जरूर पीसीटी में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते होंगे। तो पीसीटीज आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियाज आर न्यूमरस इन पीसीटी। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब किन किन चीजों का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होएगा? ग्लूकोज का। ब्लड कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इट्स ग्लूकोज। ब्लड नहीं वेस्ट कर सकता ग्लूकोज को। जो ग्लूकोज उसकी छन गई, उस ग्लूकोज को उसे वापस लेना है। अब वो वापस ले रहा है अगर उस ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हाई है एज कंपेयर टू पीसीटी, तब भी तो वो अपना ग्लूकोज पीसीटी में तो नहीं छोड़ेगा। मान लो ये आपका ब्लड है और ये है आपकी इधर ग्रीन कलर से पीसीटी, ये आपकी पीसीटी है और ये आपका ब्लड है व्हाइट कलर से जो मैंने बनाया। अब मान लो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? पीसीटी के कंपैरिजन में। पीसीटी के कंपैरिजन में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है ब्लड में, तो क्या ऐसे केस में पीसीटी के अंदर ब्लड ग्लूकोज को छोड़ देगा? इसे आगे जाने देगा इस ग्लूकोज को? नहीं। नो तो क्या करेगा? वो एक्टिवली इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। सो देयर विल बी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सच इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ ब्लड, जैसे ग्लूकोज, जैसे सोडियम आयंस। अगर वो ब्लड में ज्यादा भी है एज कंपेयर टू पीसीटी, तब भी ब्लड में उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो वो सब कहां ट्रांसफर होंगे? पीसीटी टू ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट किनका होगा? नाइट्रोजनियस वेस्ट। हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा नाइट्रोजनस वेस्ट का। नाइट्रोजनस वेस्ट के कुछ अमाउंट का पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि भाई नाइट्रोजनस वेस्ट तो ज्यादा यहीं पे आ गया। इसके अलावा क्या है? कुछ जो आयंस हैं, ठीक है, जिनका अमाउंट जो है वो ब्लड में इतना ज्यादा नहीं है, उन चीज का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। वाटर का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो कुछ कुछ चीजों का ही पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, ज्यादा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ही होता है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड में मात्राएं ज्यादा ही है, ज्यादातर आयंस की, ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की, और उन सब चीजों को वापस लेना है तो एक्टिवली लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? अगले पार्ट पे चले। यस मैम। नेक्स्ट पार्ट इज लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट पार्ट इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या है? लूप ऑफ हेनले में हमने देखा दो पार्ट है। लूप ऑफ हेनले में हमने क्या देखा कि दो पार्ट है, एक है डिसेंडिंग और एक है असेंडिंग। एक है डिसेंडिंग और एक है असेंडिंग। ये असेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग। एक जो नीचे की तरफ जा रही है लूप ऑफ हेनले, एक वो लूप ऑफ हेनले जो ऊपर की तरफ आ रही है। अब एक डिफरेंस आप और देख पा रहे होंगे, लूप ऑफ हेनले का जो अपर पार्ट है, सॉरी, वो ब्रॉड है, ब्रॉडर पार्ट है, और जो लोअर पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, ये पूरा लोअर पार्ट वो क्या है? नैरो है। ठीक है ना, इसकी कंपोजिशन इस तरीके की है, इसकी मॉर्फोलॉजी इस तरीके की है। लूप ऑफ हेनले ऐसी दिखती है, हेयर पिन के जैसी। पहली बात तो हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझना है। पहले क्या समझना है हमें? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया हमारा? यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट, लूप ऑफ हेनले। नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने लग रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल और पीसीटी, तीन चीजें हमने पढ़ी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट, लूप ऑफ हेनले। हेयर पिन लगाती है लड़कियां लूप ऑफ हेनले जैसी हेयर पिन, पहले चलती थी, अब तो नहीं चलती ऐसी वाली, है ना। अब तो गया इनका मतलब आई थिंक जूड़ा वूड़ा बनाने में यूज होती है ना, ये यूज करते हैं क्या? ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन के जैसा। ठीक है ना। बॉयज कह रहे हैं मैम हमने यूज नहीं करी तो क्या हुआ? हमें भी पता है, हमने देखी, हमको ऐसे अंधों की तरह थोड़ा ना रहते हैं घर पे। बिल्कुल वैसा ही होता है, जैसा हेयर पिन आपने देखा है घर पे, वैसा ही दिखता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है? आपका जो इफेरेंट आर्ट्रियोल था ना, ये इस वाली स्लाइड पे आ जाओ आप, यहाँ पे
ये जो इफेरेंट आर्ट्रियोल था आपका, जो ग्लोमेरुलस से एग्जिट ले रहा था, ये वाला, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल था, अंदर गया, और ये इफेरेंट आर्ट्रियोल जो बाहर आ रहा है, देखो ये इफेरेंट आर्ट्रियोल खाली था, एम्प्टी हो चुका था। एम्प्टी बोले तो मतलब अपना इसने बहुत कुछ खो दिया, किसमें, किडनी में खो दिया इसने अपना बहुत कुछ, और इसे अपना वो बहुत कुछ वापस लेना है। तो ये इफेरेंट आर्ट्रियोल जो है वापस एग्जिट नहीं लेता, ये पलटी मारता है, और ये पलटी मार के क्या करता है, ये पलटी मार के इस किडनी के चारों तरफ ही फैल जाता है। ये पलटी मार के क्या करता है, ये पलटी मारता है और इस किडनी के चारों तरफ फैल जाता है। किडनी नहीं, सॉरी, नेफ्रॉन। ये इस तरीके से नेफ्रॉन के चारों तरफ जो है फैल जाता है, लिपट जाता है इस नेफ्रॉन के चारों तरफ, इस तरीके से नेफ्रॉन के चारों तरफ ये लिपट जाता है। तो कुछ इसने रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया पीसीटी में, 1 मिनट रुको, कुछ रीएब्जॉर्प्शन हो गया पीसीटी में। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अब ये प्रेजेंट है लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ। तो देखो पता है क्या होता है, ये है आपकी लूप ऑफ हैनले, और इस लूप ऑफ हैनले के बराबर में चलती रहती है क्या, इस लूप ऑफ हैनले के बराबर में क्या चलती रहती है, इस लूप ऑफ हैनले के बराबर में चलती रहती है एक ब्लड नेटवर्क। इस ब्लड नेटवर्क को जो लूप ऑफ हैनले के बराबर में चलता रहता है, इसको कहते हैं वासा रेक्टा। और ये जो आपका लूप ऑफ हैनले है, ये तो लूप ऑफ हैनले है ही, ये है आपका लूप ऑफ हैनले। तो वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा इफेरेंट आर्ट्रियोल का नेटवर्क है जो लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ लगा हुआ है। अब लूप ऑफ हैनले की ये वाली आर्म क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, डिसेंडिंग, लेकिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले के बगल में जो वासा रेक्टा है वो कैसा है, असेंडिंग। ऐसे ही असेंडिंग वाला लूप ऑफ हैनले, ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के बगल में जो वासा रेक्टा है वो क्या है, डिसेंडिंग। तो वासा रेक्टा ऐसे फैला हुआ है, यहाँ से नीचे, फिर ये पाइप ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है, और यहाँ से फिर ये एग्जिट लेती है, और किस में मिल जाती है एग्जिट लेने के बाद, रीनल वेन में। भाई फाइनली जो किडनी से ब्लड को लेके जाती है वो रीनल वेन ही तो होती है ना। तो इफेरेंट आर्ट्रियोल, नेफ्रॉन से सारे इफेरेंट आर्ट्रियोल इकट्ठे होके रीनल वेन से मिल जाते हैं, और रीनल वेन एग्जिट मारती है किडनी से। कौन बच्चा मुझे बताएगा कि किडनी के कौन से पार्ट से रीनल वेन बाहर निकलती है, क्या बोलते हैं उस पार्ट को, हाइलम। वेरी नाइस, इसने आंसर दिया है हाइलम, बिल्कुल सही सचिन, हाइलम से बाहर निकलती। यहां तक सबको समझ में आता है बिल्कुल अच्छे से कि लूप ऑफ हैनले क्या है और वासा रेक्टा क्या है। और असेंडिंग वासा रेक्टा जो है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले के पास है, और डिसेंडिंग वासा रेक्टा असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के पास है। यहां तक तुम्हारे भेजे में बात अच्छे से समझ आई, कोई कंफ्यूजन नहीं? मैम वासा रेक्टा में वासा को कुछ मतलब है? वासा रेक्टा में वासा रेक्टा बेसिकली ब्लड के लिए बोल रहे हैं आप, ब्लड के लिए ही ये टर्म यूज किया गया है वासा, ठीक है। और या फिर इसका जो रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश का या अपना उसका तो है नहीं है, तो इसका मतलब एक्सचेंज से भी हो सकता है, ठीक है ना कहीं एक्सचेंज और कनेक्शन जो है इस ब्लड नेटवर्क और इस लूप ऑफ हैनले के बीच में भी उसके लिए किया गया हो। बट मेरे को बहुत क्लियर नहीं है कि वासा का मतलब ब्लड के लिए है या उस कनेक्शन के लिए, ठीक है। ओके मैम। और इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, मुझे खुद देखना पड़ेगा पर जो काम की बात थी वो समझ में आई। वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब किसके साथ है, लूप ऑफ हैनले की डिसेंडिंग लिम्ब के साथ। यहां तक क्लियर है? अब लूप ऑफ हैनले में क्या काम होता है, लूप ऑफ हैनले में क्या काम होता है, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखो, पॉइंट नंबर 1, लूप ऑफ हैनले में भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका बताओ, 2 चीजों का, एक वाटर का और एक सोल्ट का, एक वाटर का और एक सोल्ट का। अब यहां से थोड़ा सा कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। आप लोग ये वाला फिगर देखो, कौन सा, ये वाला, ये फिगर आप लोगों की एनसीईआरटी में भी है और आप लोगों का ये होमवर्क भी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आप सब लोग इस फिगर को पढ़ के आएंगे। सिर्फ इस फिगर को पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है कि इस फिगर में इतनी सारी जो ड्राइंग्स दिखा रखी हैं, कोई बाहर की तरफ और कोई अंदर की तरफ, ठीक है, इनका
ये क्या दिखा रखा है, थोड़ा सा आप अपने साइड से समझ के आओगे, फिर जब मैं क्लास में समझाऊंगी तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो आप एक बार इस डायग्राम को देख के आओगे। मैं आपको बता देती हूँ कि जो चीजें बाहर एरो कर रखी हैं वो चीजें ब्लड के अंदर एंटर कर रही हैं। यहाँ पे एंट्री हो रही है ब्लड में, एंट्री इन ब्लड। और जो चीजें आपको यहाँ पे ऐसा एरो कर रखा है उन चीजों की एंट्री, इस चीज की एंट्री हो रही है पीसीटी में, इस चीज की एंट्री हो रही है डीसीटी में। ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे अभी फिलहाल हम लूप ऑफ हैनले पे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आ जाओ लूप ऑफ हैनले पे। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अदरवाइज आपका दिमाग जो है वो पजला जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक समरी कर दूंगी मैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए। देखो, ये एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ऐसे ही है। यस मैम। अब देखो यहाँ पे नेफ्रॉन जो है डिवाइडेड है, ये ऊपर कॉर्टेक्स है और नीचे क्या है, मेडुला है। मैंने किडनी में बना के दिखा दिया था आपको कैसे नेफ्रॉन मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में लगा हुआ है ना। तो लूप ऑफ हैनले का वो हिस्सा जो मेडुला में आ रहा है वो ये वाला है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है इस फिगर में, दिस कंप्लीट इज मेडुला, ये पूरा मेडुला है इधर। ठीक है, बात यहां तक समझ आती है। अब यहाँ Yes, पे ma'am. फिल्ट्रेट जो है वो चल रहा है, पीसीटी से लूप ऑफ हैनले में आ गया, फिल्ट्रेट चल रहा है, फिल्ट्रेट चल रहा है, फिल्ट्रेट चल रहा है। इस फिल्ट्रेट में क्या है, इस फिल्ट्रेट में बहुत सारा यूरिया है, सारा पानी भी अभी रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ था तो पानी भी भरा हुआ है। हाँ, ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्ब हो चुका एक्टिवली, आयंस भी रीएब्सॉर्ब हो गए बहुत सारे, इलेक्ट्रोलाइट मिनरल रीएब्सॉर्ब हो चुके। पर अब मेनली इस फिल्ट्रेट में, ये जो फिल्ट्रेट लूप ऑफ हैनले में चल रहा है, द फिल्ट्रेट इन लूप ऑफ हैनले, द फिल्ट्रेट इन लूप ऑफ हैनले हैज क्या क्या है इसके पास, यूरिया है, वाटर है, कुछ सोल्ट्स भी है। ठीक है, बाकी जो और सारी चीजें थी काफी सारी रीएब्सॉर्ब हो गई, पर मोटा मोटी ये चीजें तो बची हुई हैं इस फिल्ट्रेट के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें वाटर और सोल्ट दोबारा रीएब्सॉर्ब करवाना है। ठीक है, वाटर और सोल्ट हमें दोबारा रीएब्सॉर्ब कराना है। तो जब फिल्ट्रेट नीचे चलता है, लूप ऑफ हैनले में नीचे चलता है, तो क्या रीएब्सॉर्ब होता है, वाटर रीएब्सॉर्ब होता है। तो आप लोग एक लाइन लिखोगे लूप ऑफ हैनले में, क्या लाइन लिखोगे कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है, लूप ऑफ हैनले की वो बाजू जिसमें फिल्ट्रेट नीचे चल रहा है, डिसेंडिंग नीचे, जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हैनले की, लूप ऑफ हैनले की, वो क्या है, वो क्या है, वो है परमिएबल फॉर वाटर, वाटर के लिए परमिएबल है, सोल्ट के लिए इम्परमिएबल है। परमिएबल मतलब जिसमें से पास हो सकता है, नीचे वाली बाजू में वाटर पास हो सकता है। तो वाटर जो है वो फिल्ट्रेट से निकल के कहां चला जाएगा, फिल्ट्रेट से निकल के, या बगल में क्या है, बगल में वासा रेक्टा है, फिल्ट्रेट से निकल के वाटर कहां चला जाएगा, इस ब्लड में चला जाएगा। फिल्ट्रेट से निकल के वाटर कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। जब ये वाटर निकलता जा रहा है, वाटर निकलता जा रहा है, तो नीचे जाने वाला फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। इस बात को समझ पाते हो, कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। जो फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है वो कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, क्योंकि भाई उसमें से तुम पानी निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, और निकाल निकाल के कहां भेज रहे हो इतना सारा पानी, ब्लड में भेज रहे हो भाई, क्योंकि ब्लड का ही पानी तुमने छान दिया था। तो जरूरी है ना कि वो सारा पानी तुम वापस ब्लड में भेजो, वरना तो ब्लड सूख जाएगा, उसमें क्या आ जाएगी, ड्रॉट, हिंदी में क्या बोलते हैं, सूखा पड़ना। सूखा पड़ना। एक और भी कुछ वर्ड होता है इसका, एक जैसे बाढ़ होता है ना फ्लड के लिए, अकाल, 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 हाँ कुछ यही होता है, शायद यही होता है। हाँ, तो वही, वो ब्लड में एकदम अकाल आ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगी अगर तुम ब्लड का वाटर उसे वापस नहीं दोगे तो यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्ब हो रहा है, ब्लड में जा रहा है। तो जो फिल्ट्रेट नीचे चल रहा है ना लूप ऑफ हैनले में, वो क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेटेड। अब 2 पॉइंट या एक साथ 2 तीर से एक निशाने होंगे, तुम्हें ऑस्मो रेगुलेशन भी समझ में आएगा, तुम्हें लूप ऑफ हैनले भी समझ में आएगा। बहुत गौर से सुनना, सिर्फ 5 और मिनट। तुम्हारे दिमाग को कह दो कि बस दिमाग 5 मिनट और सुन ले, उसके बाद छुट्टी है। थक जाता है दिमाग, मुझे पता है, 40 मिनट सुनता सुनता, ठीक है ना। बीच में आज कोई जोक वोक भी नहीं करा अपन ने, कोई हंसाया भी नहीं मैंने तुम्हें ज्यादा, थोड़ा सा सिलेबस पीछे चल रहा था, इसलिए मैं
एक साथ लेके चलियो, लेकिन तुम्हें समझ आया ना क्योंकि आज हमने कॉन्सेप्चुअल चीजें करी हैं। चलो एक बार 5 मिनट आते हैं, फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो यस मैम। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। एक बार ये पॉइंट सुनो बहुत ध्यान से, देखो क्या हो रहा है। इमेजिन करो लूप ऑफ हैंड में फिल्ट्रेट नीचे चल रहा है, इसकी नीचे वाली बाजू में फिल्ट्रेट है और नीचे वाले बाजू की जो दीवारें हैं वो ऐसी हैं कि उसमें से पानी तो निकल सकता है पर नमक नहीं निकल सकता। पानी तो निकल सकता है पर नमक नहीं निकल सकता। तो पानी निकल सकता है तो पानी निकलता रहे, वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, तो फिल्ट्रेट क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेटेड। और पानी का जो लॉस हुआ था वो भी, पानी का लॉस की भी भरपाई हो रही है, पानी रीएब्सॉर्ब हो रहा है, फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। जैसे जैसे फिल्ट्रेट और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है तो और कंसंट्रेटेड होता जा रहा है और कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। यहाँ पे जब फिल्ट्रेट पहुंच जाता मैम है, वाटर इज रीअब्सॉर्ब हो वाटर इज, भावना 1 मिनट में कंप्लीट करूं फिर पूछना। अब जब ये फिल्ट्रेट कहाँ पहुंच गया, जब ये फिल्ट्रेट पहुंच गया यहाँ पे बिल्कुल नीचे पहुंच गया ये फिल्ट्रेट, तब ये फिल्ट्रेट अपनी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है ना। इसका ये कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, मतलब काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि काफी जो वाटर है वो रीएब्सॉर्ब हो चुका है, यहाँ तक काफी वाटर रीएब्सॉर्ब हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, यहाँ जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट के वातावरण में क्या है, ये इस फिल्ट्रेट के वातावरण में ये मेडुला है ना, इस चारों तरफ, यहाँ चारों तरफ अगर फिल्ट्रेट आके खोल के देखेगा तो उसे अपने चारों तरफ मेडुला दिखाई देगा। मेडुला में लूप ऑफ हैनले लटका हुआ है और उसमें फिल्ट्रेट चल रहा है, उसके बाहर वो नजर घुमा के खिड़की में देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, मेडुला दिखेगा। खिड़की से बाहर देखेगा तो मेडुला दिखेगा ना उसे। यस मैम। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेडुला आपका होता है बेटा, इस मेडुला की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, मेडुला की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है। ये जो डाउन सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ मेडुला को आप देख रहे हो इस वक्त, मेडुला के कहाँ पे आ गए हो आप, ये मेडुला था आपका, आप मेडुला के यहाँ पे हो, डीपेस्ट पार्ट ऑफ मेडुला के हो। मेडुला के डीपेस्ट पार्ट में ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा, ऑस्मोलैरिटी कितनी ज्यादा, लगभग 1200 ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है पता है, ओस्मोलैरिटी इज इक्वल टू योर मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास 5 मोलर सॉल्यूशन है तो तुम क्या मतलब निकालोगे, हिंदी मतलब क्या है 5 मोलर सॉल्यूशन का, कि भाई जो मेरा सॉल्यूशन है उसमें 5 मोल सोल्यूट है प्रति 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। मतलब मोलैरिटी का यूज कंसंट्रेशन बताने के लिए किया जाता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन, ऐसे ही ऑस्मोलैरिटी का यूज भी कंसंट्रेशन बताने के लिए किया जाता है। फर्क ये है कि ऑस्मोलैरिटी बोलने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में पानी है और पानी में किसी सोल्यूट की कंसंट्रेशन तुम बता रहे हो तो तुम ऑस्मोलैरिटी से बता देते हो। अब अगर मैं बोल रही हूँ मेडुला की ऑस्मोलैरिटी 1200 है, मतलब बहुत हाई है, मेडुला की ऑस्मोलैरिटी बहुत हाई है, इसका मतलब मेडुला में सोल्यूट बहुत ज्यादा है, मेडुला में सोल्यूट बहुत ज्यादा है। क्योंकि तुम कॉर्टेक्स में जाओगे ना तो तुम्हें 300 मिलेगी ऑस्मोलैरिटी, ऊपर जाओगे ना जितना ऊपर जाओगे तुम्हें 300 मिलेगी, 300 का कंपैरिजन में यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 1200, गजब, बहुत हाई है। यानी कि यहाँ सोल्यूट बहुत ज्यादा है, यहाँ नीचे नीचे इतना सोल्यूट क्या कर रहा है, अचार डाल रहा है क्या इतना सारा सोल्यूट। और सोल्यूट के नाम पे भी क्या है यहाँ पे, सोल्यूट के नाम पे यहाँ पे क्या है, यहाँ यूरिया पड़ा हुआ है, यहाँ सोल्ट भी पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा यूरिया सोल्ट वोल्ट यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे क्या कर रहा है, हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है। हाई ऑस्मोलैरिटी होने के कारण ही जब लूप ऑफ हैंडले में फिल्ट्रेट नीचे आता है ना तो पानी उसमें से बाहर निकल रहा है और पानी उसे कंसंट्रेटेड बना रहा है फिल्ट्रेट को, ताकि जो फिल्ट्रेट है ना वो मेडुला की कंसंट्रेशन को मैच कर पाए। मतलब आइसोटोनिक, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है और जो मेडुला है उनके बीच में इक्वल कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है ताकि दोनों जो है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। तुमने ये चीजें पढ़ी होंगी कि हाइपरटोनिक जब एनवायरनमेंट होता है कि बाहर बहुत ज्यादा सोल्यूट है और अंदर सोल्यूट बहुत कम है तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा ना, पानी बाहर आ जाएगा। हाइपरटोनिक में पानी बाहर आ जाता है, हाइपोटोनिक में पानी अंदर घुस जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, ना पानी बाहर आता ना पानी अंदर जाता, दोनों तरफ बराबरी का मामला रहता है। याद है वो हाइपोटोनिक जो पढ़े थे छोटी क्लास में, यस मैम।
तुम यस मैम। यस पानी में डालते हो किशमिश फूल जाती है ना, क्यों फूल Yes, जाती है किशमिश? किशमिश Yes, ma'am. पानी उसके अंदर चला गया, क्योंकि किशमिश किशमिश के अंदर पानी चला गया। दैट मीन्स कैसा सॉल्यूशन था? बाहर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक था। हाइपो माने कम, हाइपर माने ज्यादा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। पानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम किया, क्योंकि पानी में तुमने कोई सोल्यूट नहीं डाला। एक बार तुम ढेर सारे नमक वाले पानी में किशमिश डाल के देखना, तुम्हारी किशमिश फूलेंगी नहीं, क्योंकि तुमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। किसी चीज को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हो तो वो पिचक जाती है, पानी बाहर आ जाता है। हाइपोटोनिक में रख देते हो तो वो फूल जाती है, पानी अंदर चला जाता है। आइसोटोनिक में तुम्हारे पानी के साथ कुछ नहीं होता, ना बाहर जाता ना अंदर जाता, बराबर का रहता है। तुम्हारा जो नीचे वाला लिम्ब चल रहा है लूप ऑफ हैनले का, उसमें फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड होता जा रहा है और मेडुला में भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तुम्हें दोनों में तालमेल बैठता नजर आ रहा है, आइसोटोनिक वातावरण बन रहा है। बॉडी को सब पता है, बॉडी को पता है, फिल्ट्रेट को ऊपर ही पता है, अंदाजा लग गया था उसे फिल्ट्रेट को। वो कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, वही थी। उसे ऊपर मालूम पड़ गया था कि नीचे मुझे भयंकर कंसंट्रेशन मिलेगी, हाई ऑस्मोलैरिटी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले को वाटर परमिएबल बनाया, ताकि फिल्ट्रेट जब नीचे जाए तो पानी निकलता जाए और वो कंसंट्रेटेड होता जाए। अब तुम इसका अपोजिट अपने आप ही समझ गए होंगे कि जब ये फिल्ट्रेट ऊपर चढ़ेगा तो वापस से लो ऑस्मोलैरिटी की तरफ चढ़ रहा है। ऊपर तो 300 ऑस्मोलैरिटी है कॉर्टेक्स की तरफ, तो जब ये लो ऑस्मोलैरिटी यानी लो कंसंट्रेशन की तरफ चढ़ रहा है तो अब क्या होगा? अब इसमें से सोल्ट बाहर निकलने लग जाएगा। जब सोल्ट बाहर निकलता है तो कंसंट्रेशन कैसी होती है? डाइल्यूट। तुम किसी चीज में से नमक को बाहर निकालते हो तो उस पर्टिकुलर चीज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। पानी को बाहर निकालते हो तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये बातें तो पता है ना, ये नॉर्मल केमिस्ट्री की बातें हैं कि सोल्ट बाहर निकलेगा तो कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। तुमने पानी में से नमक निकाल लिया तो तुम्हारा पानी डाइल्यूट हो गया, और तुमने खूब सारा नमक उसमें ठूस दिया तो तुम्हारा पानी कंसंट्रेटेड हो गया। पता है ना ये बातें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऊपर चढ़ रहा है फिल्ट्रेट, जब ऊपर चढ़ रहा है तब उसमें से क्या निकल रहा है? NaCl। एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, स्टार मार्क कर लो। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले इज परमिएबल फॉर सोल्ट। जब ऊपर की तरफ चढ़ता है फिल्ट्रेट तो सोल्ट बाहर निकलता है, क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा है तो जब वो आसपास बाहर खिड़की में से देखेगा तो उसे लो ऑस्मोलैरिटी दिखेगी, कम कंसंट्रेशन वाला वातावरण है उसके चारों तरफ। लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तो देखो नीचे तो बहुत भयंकर हाई ऑस्मोलैरिटी है भाई। इतनी हाई ऑस्मोलैरिटी में अगर वो ऐसा का ऐसा ही आ गया तो वो तो पिचक जाना है, उसका सारा पानी वैसे ही बाहर निकल जाना है, एकदम पिचक जाएंगी लूप ऑफ हैनले की। इसलिए पहले ही वाटर निकल जाता है सारा, ताकि जब वो डीपेस्ट लेवल पे पहुंचे तो उसका क्या रहे? मेडुला के साथ में आइसोटोनिक माहौल रहे, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर बराबर से रहे। फिर जब ऊपर चढ़ने लगता है फिर उसमें सोल्ट निकलने लग जाता है, सोल्ट निकलता है NaCl। देखो तो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम के प्रत्येक शब्द का एक मतलब है। देखो यहाँ पे तुम्हें NaCl निकलता हुआ दिख रहा है, या तुम्हें वाटर निकलता हुआ दिख रहा है। इतना तो तुम्हें एनसीईआरटी के डायग्राम में दिख रहा है, एनसीईआरटी ने इतना लंबा लिख नहीं रखा, तभी तो वो बुक पतली है। तुम और कोई बुक उठा के देखो 11वीं की स्टैंडर्ड कोई बुक वैसे जो बाजार में मिलती है एलिमेंट्री वगैरह टाइप्स की, इतनी मोटी मोटी, और एनसीईआरटी में जादू हो गया इतनी पतली सी, कुछ लिखा ही नहीं, डायग्राम में बता दिया सब कुछ। बस बच्चे को डायग्राम बना के छोड़ दिया बेचारे को भटकने के लिए, ये देख बच्चा NaCl बाहर निकल रहा है। अब कहानी इसके पीछे कितनी लंबी है। अब देखो एनसीईआरटी ने तो एक और यहाँ पे गजब दिखा रखा है। एनसीईआरटी ने दिखा रखा है कि यहां से यूरिया निकल रहा है और यहाँ यूरिया जा रहा है। अब इसके पीछे कहानी है भाई, उसे समझने के लिए क्लास में आना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी ने दिखा रखा है यहाँ से पानी निकल रहा है, कहानी है इसके पीछे, बस इसने तो दिखा के छोड़ दिया। लेकिन आज की कहानी ये थी, इतनी समझ में आई ये बताओ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ में आनी? यस मैम। तुम्हारे अब नंबर कटेंगे तो मेरे को पता लगेगा कि चीनू बेटा जी नंबर जो है अगले टाइम हमें इम्प्रूव चाहिए। और कृतिका आपसे भी मेरी यही गुजारिश है,
ये उन बच्चों के नाम ले रही हूँ जिन बच्चों के नंबर जो मेरे को देख के ऐसा लगा कि ये बच्चा ज्यादा ला सकता है, या फिर मेरे को लगा नहीं था कि इस बच्चे के मुझे इतने मिलेंगे। ठीक है, तो कहाँ कमी रह रही है देखिए बच्चे। मैम हाँ जी बोलिए भावना, अब बोलिए, आप बोल रहे थे तब कुछ डाउट पूछ रहे थे, पूछिए हम बेटा। डिसेंडिंग लूप में से वाटर निकल के कहाँ जाता है? वासा रेक्टा में, ब्लड में, ब्लड का ही तो पानी आ गया ना किडनी के अंदर, ब्लड में जाता है। यस मैम। मैम एक बार वाटर रेक्टा वाला कॉन्सेप्ट एक बार explain- वासा रेक्टा कुछ नहीं है, खून की नलकी है। खून की नलकी जो लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ चल रही है। लूप ऑफ हैनले से सामान निकल रहा है, तो सामान लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। वैसा ही सिस्टम है, दो ट्रेनें बगल में चल रही हैं, एक ट्रेन से सामान उठा के फेंक रहे हैं दूसरी ट्रेन में, बस। अब तुम एक ट्रेन से सामान उठा के फेंक रहे हो और बगल में दूसरी ट्रेन नहीं चल रही, तो तुम्हारा सामान फिर जाएगा कहाँ? गिर जाएगा ना नीचे। यही है यस मैम। लॉस क्लास और लूप ऑफ हैनले में संबंध। क्लियर है? क्लास में कैसा लगा चैट बॉक्स में बता दो, देन वी विल एंड आवर क्लास। मैम कल बायो की क्लास है क्या? कल आप लोगों की नहीं है, ठीक है, आप लोगों की नहीं है कल। मैम क्योंकि मैं 8:30 वाली बैच ना अटेंड नहीं कर पाती। तो बेटा आप पर्सनल पे एक बार बात करो मेरे से, क्यों नहीं, क्या कुछ हो सकता है तो मैं देखती हूँ, पर आप लोगों का बैच भी तो नहीं है कल। मैम अभी 7 o'clock वाली क्लास होगी, इसमें भी आप सेम यही पढ़ाओगे बायो? आज 7 बजे ना, आज हाँ आज 8:15 है मेरी क्लास। एक मैम सेम यही रिपीट होगा? हाँ ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है बेटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है वैसे। पर आप ज्वाइन कैसे करोगे? आप लोग 4 ग्रुप लेके बैठे हो क्या? हैं? मैम 2 ग्रुप है मेरे पास। राधिका बता दो बेटा, कहीं आपका अटेंडेंस ट्रैक ना हो रहा हो दूसरे ग्रुप में। ऐसा मत करो यार, 2 ग्रुप कहाँ से मिल गए आप लोगों को? मैम बट मैं क्लास 1 में ही लेती हूँ, GP2 में ही लेती हूँ, मेरे पास GP3 भी है। दूसरा कौन सा आपके पास? GP3 GP3। इसमें क्लास नहीं लेती मैं। ठीक है, वो दूसरा है, लेकिन आप एक बार बता देना, कहीं आपका अटेंडेंस जो है वो यहाँ काउंट भी ना हो रहा हो और आप ले रहे हो, ऐसा हो जाता है क्योंकि 2 ग्रुप वालों के साथ। नो मैम मैं अभी से क्लास लेना शुरू किया है क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन थी ना। ठीक है बेटा, जो भी है बता देना मेरे को एक बार। देखो फिर तुम्हारा अटेंडेंस नहीं लगेगा, फिर मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी, तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम कहोगे मैडम हम तो रोज आ रहे थे, मैम ओके मैम। दूर नहीं होगा। रितिका बेटा आपको भी बहुत मेहनत करनी है अभी, ठीक है ना? मार्क्स देखे मैंने आपके बेटा, मैं बोल नहीं रही हूँ क्लास में, पिछले वाले टेस्ट के भी देखे हैं मैंने। तो रेगुलर बच्चे हो आप हमारे, और क्या आपको दिक्कत आ रही है बेटा बताओ। मेरा होमवर्क सुन लो पहले तो आप लोग, मेरा होमवर्क सुन लो, ये करके आना है, ये वाला डायग्राम तुमको पढ़ के आना है और नेफ्रॉन का डायग्राम बना के आना है, ठीक है ना? नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे तो तब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा। घर पे पढ़ा करो मेरे पढ़ाने के बाद, खाली क्लास में कितना ही समझ लो, समझ नहीं आएगा। नितिका नहीं नहीं रितिका बोल रही हूँ मैं, रितिका। मैम गुड बिना इवनिंग। ठीक है बच्चों, देन वी विल एंड द क्लास। मुझे तो कुछ बोल ही नहीं रहे। शालिनी मैम कह रही, आपके पास अभी मार्कशीट अवेलेबल है? हाँ मेरे पास मार्कशीट अवेलेबल है। शालिनी सब बच्चों को नहीं बोल पा रही हूँ ना मैं, तो बोलना तो मेरे को आपको भी है, देख लिया था मैंने आपका भी नाम, मैम मुझे शालिनी करके आ रहा है आप लोग आपका नाम। मैम मुझे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के ना पर्टिकुलर नंबर पूछने हैं। मैं बता दूंगी, आपको बताया ना मैंने, हाँ ना व्हाट्सएप पे बता दूंगी, मैसेज कर देना, ठीक है? मैं एक एक बच्चे को नहीं बोलूंगी, पर आप लोगों को मैंने एक हिंट दे दिया है, आपकी बार नेक्स्ट टेस्ट में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है? तो कहाँ गड़बड़ हो रही है जान लो, जांच लो और देख लो, और फिर मेरे से पूछ लो। और रिवीजन क्लास में आना, मतलब अगर कोई बहुत भयंकर इमरजेंसी है तो अलग बात है। और मेघा बेटा आप भी, ठीक है? मार्क्स देख के हैरान हो गई हूँ मैं कुछ बच्चों के।